हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना है आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको यूपीएससी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, और ऑप्शनल विषय मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, और मैं आप लोगों को उससे क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड UGM10 है। देखिए, अनअकैडमी के द्वारा जो है बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीएस सब्सक्रिप्शन में दो कोर्सेज अवेलेबल है। एक कोर्स है प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है। उसका फी स्ट्रक्चर जैसे है 1 मंथ के लिए 9,000 है, 12 महीने के लिए 49,500 रुपए है। मेरा कोड UGM0 का उपयोग करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो आइकनिक कोर्स है जीएस के लिए, वह 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के लिए अवेलेबल है, और 12 महीने की जो फीस है वो 59,500 रुपए है। मेरा कोड SP UGM10 के साथ आप करते हैं तो इसे आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार स्टूडेंट देखेंगे, ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है वो भी 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। 1 मंथ का फीस जैसे 5,000 रुपया है, 12 महीने का फीस जो है 27,500 रुपये है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। देखिएगा, अनअकैडमी जो है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन कर रहा है, जो फरवरी 7 को है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, उसमें इनरोल रहिए। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें, और अमेजिंग प्राइजेस जो है आप लोगों के लिए रखा गया। रैंक 1 से लेकर 3 तक जो है वह 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और रैंक 4 से लेकर 150 तक जो है 1,000 का अमेजन वाउचर मिल रहा है। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट पर आपका एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, 25 जनवरी से जो है न्यू बैचेस जो अनाउंसमेंट है यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 और 2023 के लिए। और ये बैचेस जो हैं वह बिल्कुल आपकी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर टारगेट किया गया है, मेंस एग्जाम को लेकर टारगेट किया, और कंप्लीट जीएस कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। यह कोर्सेज जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल फील करते हो, जो मीडियम आप ऑप्ट किए हो या करना चाहते हो यूपीएससी के लिए, उस माध्यम में आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो आइकनिक जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है। आज लास्ट डेट है, बिल्कुल आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को जो है टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ स्टार्ट कीजिए और एक नई दिशा दीजिए। क्लियर है चीजें? तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए जो मैं इंडियन हिस्ट्री में जो है हमारा जो श्रृंखला चल रहा था, तो हमने इससे पहले जो क्लासेस जो किया है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से, हमने जो देखा 1885 से लेकर हमने 1920 तक देखा। और आज का जो इतिहास है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी मतलब आपके असहयोग आंदोलन के बाद का हम जो है इतिहास आज देखेंगे। और उसके साथ ही हम बीच बीच में जो है कुछ आपको एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो आपके क्या करेगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल उसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और इस जो मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा उसके लास्ट में भी आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू रखा गया है, जो यूपीएससी के स्तर का है। तो बिल्कुल आप लोग इसको वीडियो को देखना ना भूलें, और आप लोगों की तैयारी में और ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली जो मैं इस कोर्स को डिजाइन किया हूँ यूपीएससी प्री और मेंस के बच्चे भी जो मतलब जीएस पॉइंट ऑफ उसको लिख सकते हैं, और वे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस और एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और झारखंड पीएससी दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं। और तो क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो है हर स्टेट का पीएससी प्री एग्जाम होने वाला है, और जो है झारखंड का भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार में भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए। उत्तर प्रदेश में लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी आपका जून में एग्जाम है ही है। तो सारे एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपको ये सिलेबस या कोर्स आप को तैयार किया हूँ, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको एक कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी वहां पर। और सारे प्रकार के मैं जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट इसमें कोई मिसिंग नहीं है। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, हमारा क्लास जो है, पिछले क्लास में हमने
असहयोग आंदोलन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं स्वराज दल की स्थापना, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बाद हम देखते हैं स्वराज दल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो देखेंगे असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच जो है वह हताशा फैली और आंदोलन को स्थगित करने के प्रश्न पर नेताओं में जो है वह गहरी मतभेद उभर कर आए थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है कांग्रेस में दो दल बढ़ जाता है। एक जो होता है अपरिवर्तनवादी कहते हैं, जिसमें नो चेंजर्स कहे जाते हैं, जिसमें सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अंसारी थे। ये सब क्या थे, गांधी जी के द्वारा सुलझाए गए रचनात्मक कार्यों के समर्थक में थे और इनका मानना था कि हम काउंसिल में प्रवेश अभी नहीं लेंगे। असहयोग आंदोलन में आह्वान किया गया था कि काउंसिल से क्या करें, बहिष्कार के, काउंसिल्स में नहीं जाना है। तो उसी में बोलते हैं हमको काउंसिल्स के चुनाव में भाग नहीं लेना है। जबकि दूसरा जो जल था, जिसको हम चेंजर्स कहते हैं, जिसको परिवर्तनवादी कहते हैं, जिसका आप एग्जाम, प्री के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें जो है चितरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, आदि नेता जो इस फेवर में थे कि हम विधान परिषदों के चुनाव में या विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेकर जो है वह हम जाएंगे और मतलब सरकार के कार्य में हम क्या करेंगे, बाधा डालेंगे, ठीक है। तो 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में हुए गया का अधिवेशन हुआ और यहाँ पर जो है काउंसिल के क्या बोलते हैं, प्रवेश के प्रश्न पर मतदान हुआ, जिसमें परिवर्तनवादी जो है परास्त हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कांग्रेस ने बोला कि हमको काउंसिल्स में प्रवेश नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं कि जो परिवर्तनवादी हैं, जिसमें चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत ही एक नया जो अपना दल बना लिया, जिसका नाम क्या था, स्वराज दल बना लिया। इनका विश्वास था कि हम क्या करेंगे, काउंसिल्स में प्रवेश करेंगे और जो है इस उद्देश्य से क्या किया, उन्होंने अपना एक नया दल बना लिया जिसे हम स्वराज दल कहते हैं। इस दल के जो अध्यक्ष थे वह सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू जो है उसके सदस्य चुने गए। इसके अलावा इस दल में थे विठल भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे और जयंकर इत्यादि नेता थे। क्लियर चीजें। तो ये स्वराज दल की स्थापना हो रही है। कांग्रेस के अंदर ही एक दल होता है जो क्या बोला कि हम काउंसिल्स में प्रवेश करेंगे और चुनाव में हम भाग लेंगे, और जिसके अध्यक्ष जो हैं कौन थे, सी आर दास, और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य क्या था, 1919 के सुधारों के 1919 का जो एक्ट था उसके खोखलेपन को हम उजागर करेंगे, सरकार को इससे अवगत कराएंगे। सरकार ने जो दमनकारी नीतियां या कानून बनाई है हम उसका विरोध करेंगे और बजट को हम पारित नहीं होने देंगे। राजनीतिक बंदियों को रिहा करवाना इनका उद्देश्य था। जो असहयोग आंदोलन चलाए जाने के दौरान जो है बहुत सारे बंदियों को, जो कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था, उनको वो रिहा करने की मांग करेंगे। राष्ट्रीय हित के लिए उपयुक्त कानून विधायिका से हम पास करवाएंगे। और क्लियर है कि इस उद्देश्य से जो है स्वराज दल की स्थापना हो गई। और स्वराज दल ने कि देखेंगे 1923 के चुनाव में केंद्रीय सभा में 101 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त करने में उनको सफलता मिली और 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो इस आधार पर जो है स्पीकर बनने में सफल हो गए। मध्य भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई प्रांतों में भी यह सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरा और यह प्रभावी अड़ंगे की नीति से मजबूर होकर सरकार को साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, मतलब स्वराज दल ने क्या किया, वो हमेशा हर कार्यों में क्या किया, अड़ंगा डाला, अपने बातों को प्रभाव तरीके से कर रहे थे। इससे विवश होकर सरकार को क्या करना पड़ा, साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट करना पड़ा, गोलमेज सम्मेलन की घोषणा करनी पड़ी थी। ये जो है स्वराज दलियों का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन लेकिन क्या होता है, 1925 में जो है चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे जो है स्वराज दल का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है और स्वराज दल जो है वो कांग्रेस में फिर से मिल जाती है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो ये स्वराज दल के संदर्भ में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 1926 के आते आते क्या होता है, स्वराज दल क्या होता है, कांग्रेस में वो विलीन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइमन कमीशन की। स्वराज दल के संदर्भ में समझिए तो प्री में स्वराज दल के संदर्भ में देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की, स्वराज दल के अध्यक्ष क्या कौन था, इसके सचिव कौन थे, स्वराज दल क्यों अलग हुआ, उसके विषय में आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। परिवर्तनवादी किससे कहते हैं, अपरिवर्तनवादी कौन है, इस आधार पर आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है साइमन कमीशन। तो साइमन साइमन कमीशन को क्यों आना ही था,
क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान था 1919 के अधिनियम में था। ठीक है, 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम के कार्यों की क्या करेगा, जांच करेगा और भारत में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या करेगा, अपना रिपोर्ट देगा और उस आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार जो है अगला अधिनियम लेकर आएगी। क्लियर है चीजें। इसी उद्देश्य से जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, और साइमन कमीशन को नियुक्त कर दिया, देखिएगा। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह जॉन साइमन थे। क्लियर चीज है ये, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो भी कानून निर्माण किया जाएगा उसमें भारतीयों का सहभागिता दिया जाएगा। 1919 के अधिनियम में यह बात की गई थी। लेकिन जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था तो भारतीयों को जो है इस अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि इसमें सभी जो 7 सदस्य थे सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अतः भारतीयों ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। ठीक है, क्लियर चीजें। तो कांग्रेस का जब मद्रास में अधिवेशन हुआ तो एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि साइमन कमीशन का क्या करेगी, कांग्रेस विरोध करेगी। और इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस का फैसले का समर्थन किया, क्योंकि इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को क्या किया, उन्होंने उल्लंघन किया। और सभी सदस्य जो हैं इसमें ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन जो है वह मुंबई पहुंचता है और उसको हर जगह जो है काले झंडे दिखाए गए, हड़तालें हुई। ठीक है, सर्वत्र साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, हर जगह जो है इस कमीशन के विरुद्ध में जहां जहां जा रहा है वह क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। इसी प्रकार का विद्रोह जो है, विरोध जो है लाहौर में किया गया। और लाहौर में जो विद्रोह हुआ, जो विरोध हो रहा था उस समय विरोधियों पर जो है, विरोध जो जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों पर जो है वहां का जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम सॉन्डर्स था। और सॉन्डर्स ने जो है लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। और इस लाठी चार्ज के कारण जो है लाजपत राय की क्या हो जाती है, घायल हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज किया, क्या हो गया, राजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्लियर चीज है ये। और जिसका बदला जो है चंद्रशेखर आजाद ने क्या करते हैं, सॉन्डर्स की हत्या कर कर जो है लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेते हैं। जब हम क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन को अब भारत में आता है और भारत में, लेकिन भारत में उसका विरोध होता है। ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों से बात नहीं कर पाता है। उसने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को जून 1930 में दे दिया। ठीक है, और साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उस आधार पर जो है भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक राय जानने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी थी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्वैध शासन को क्या करना है, समाप्त करना है, प्रांतीय स्वच्छता की स्थापना करना है, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण बंद करना है। ठीक है, मताधिकार का विस्तार करना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की उसने सिफारिश कर दी थी। वर्मा को भारत से और सिंध को मुंबई से अलग करने की सिफारिश कर दी थी। ठीक है, वायसराय और गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया, सेना का भारतीकरण का सुझाव दिया। ठीक है, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दिया। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया, भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों की राय जानने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ, वह आयोजन जो है कहाँ करना था, लंदन में करना था। ठीक है, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को सभी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की घोषणा करनी पड़ी सरकार को। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन है उसका आयोजन जो है लंदन में 1930 में होना था। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, असफल घोषित हो जाता है। क्लियर है चीजें, इसके कारण है जिसको हम आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो साइमन कमीशन के ऊपर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बना होता है। मेंस में तो ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे वह
यूपीएससी का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखेंगे साइमन कमीशन के जब भारत में विरोध हो रहा था, तो उस समय जो है लॉर्ड विस्कन हैंड ने कहा था कि बहिष्कार भारतीय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीयों में ऐसा ज्ञान है ही नहीं है और सक्षम ही नहीं है कि वो अपने अपने लिए क्या बना पाए, संविधान की रचना कर पाए। क्लियर चीज है ये। और भारत सचिव ने जब भारतीयों के संदर्भ में यह वक्तव्य दिया, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसने एक सर्वदलीय बैठक बैठाई और भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल को उसका अध्यक्ष बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को। और उसकी अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक कमेटी बनी और जिसमें प्रमुख प्रमुख तेज बहादुर सप्रू, अने साहब, इमाम और सरदार मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे, इत्यादि जो है नेता इसमें शामिल थे। ठीक है। और इसके मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुए थे। इन व्यक्तियों की सहायता से मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक संविधान को ड्राफ्ट किया और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। इस नेहरू रिपोर्ट की क्या बातें थी, बोले भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। तो भारत को क्या करना है, औपनिवेशिक मतलब डोमिनियन स्टेटस की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की क्या किया जाए, स्थापना किया जाए। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हो और संघीय शासन प्रणाली सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की बात की गई और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र को दिया जाए। यह बात जो है इसमें की जा रही है। और बहुत सारी बातें इसमें देखेंगे कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाए, मताधिकार की मांग की गई थी और अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुसार जो आरक्षण देने की बात की गई थी। ये सब बातें जो है वो नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया किसने, नेहरू रिपोर्ट का जो है मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करने की बात की गई थी। और हिंदू परिषद ने भी, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का विरोध कर रहा था, क्योंकि आरक्षण वो नहीं चाहता था किसी को आरक्षण दे। ठीक है। इसलिए इसको सरकार तो माना ही नहीं, क्योंकि सरकार क्यों मानेगा, क्योंकि उसने साइमन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया था। लेकिन केवल कांग्रेस के अलावा जो है किसी का इस पर समर्थन नहीं बला। मुस्लिम लीग ने भी इसको खारिज कर दिया और हिंदू महासभा ने भी इसको खारिज कर दिया। यह जो है नेहरू रिपोर्ट था, जो साइमन कमीशन के विरुद्ध में कांग्रेस के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू थे, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई कांग्रेस के द्वारा, तो जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग के माध्यम से जो है उन्होंने 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की, जिसे जिन्ना का 14 पॉइंट्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके अलावा कुछ अन्य बातें देखते हैं। देखिएगा, अब अन्य जो बातें हैं देखिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो यह देखेंगे कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो 1929 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, लाहौर में होता है। कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया और यहाँ पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया गया था स्टूडेंट्स। और अधीनता अब और स्वीकार नहीं कर किया जाएगा और यह मानवता और ईश्वर के प्रति अन्याय होगा, नेहरू ने इस अधिवेशन में कहा था। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर ने तिरंगा लहराया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। और और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह संघर्ष जो है चलता रहेगा, इसकी शपथ ली गई। और गांधी जी के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की मजदूरी दी गई। क्लियर चीजें। और इसी समय जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, वह भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन का एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र स्वराज की प्राप्त करने की घोषणा जो है कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी। और दूसरा, हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसलिए हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तब भी हमने 2 महीना बाद इसलिए लागू किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने क्या किया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी के
मेमोरी को याद रखने के उद्देश्य से हमने 26 जनवरी 1950 में स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस हमने घोषित किया था। क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे गांधी जी के नेतृत्व में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, इसके क्या कारण है, तो देखेंगे यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के जो कारण है वह है सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। उस समय विश्वव्यापी मंदी थी, आर्थिक मंदी थी, और औद्योगिक व्यवसायिक जो है भारत के जो कार्य है वो सब ठप पड़ गए थे, और बहुत सारे औद्योगिक लोग जो है वो नाराज थे। गांधी जी के ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले इरविन को यंग इंडिया के माध्यम से 11 अपनी मांगे रखी थी, और उन 11 मांगों पर जो है इरविन ने कोई नहीं ध्यान दिया, और उसमें लिखा दिया गया था अगर आप इन मांगों को पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध जो है और सरकार के खिलाफ जो है क्या किया जाएगा, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जाएगी। तो महात्मा गांधी की जो है यह 11 मांगे थी कि संपूर्ण भारत में मद्य निषेध किया जाए, मतलब शराबबंदी किया जाए, विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए, भूमि का लगान आधा हो जाए, नमक पर कर समाप्त किया जाए, बड़ी नौकरियों में वेतन आधा कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो मांगे थी जिसमें भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाजों के लिए खुले हों, ठीक है, अभिरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाजत दिया जाए, तो और सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। यह सभी मांगे जो है महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से अब तत्कालिक वायसराय को के माध्यम संबोधन करके बातें लिखी, लेकिन कोई सरकार और वायसराय जो है इन चीजों को नहीं माना। क्लियर चीज है ये, ठीक है। और उससे पहले भी जो है महात्मा गांधी ने सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, और इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने क्या किया कि सरकार की आज्ञा का हम क्या करेंगे, अब अवहेलना करेंगे, उनको कानूनों को तोड़ेंगे। और इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, पहला कानून जो तोड़ा उसको बोलते हैं नमक कानून, ठीक है, जिस पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण रखती थी। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, साबरमती से जो है दांडी तक का मार्च किया, और नमक बनाकर क्या किया, सरकार के द्वारा जो नमक कानून था बन रखा गया था जिस पर सरकारी नियंत्रण था, उसको क्या कर दी, अवहेलना कर दिया, तोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं नमक तोड़ो कानून, या ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है साबरमती से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। अपने 78 अनुयायियों के साथ वह साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया गया, और इस आंदोलन को कार्यक्रम घोषित किया गया। और इस बात का यह प्रतीक था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानून तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए अब तैयार नहीं है। और महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि पूरे भारत की जनता से कि आप जहां भी हो, जैसे भी है, वो ब्रिटिश कानून को मानना क्या कर दें, बंद कर दें। किसानों को बोला गया कि वो आप क्या करें, लगान देना बंद कर दें, ठीक है। जो फॉरेस्ट कानून के दायरे में जो गांव बसे थे उनको बोला गया कि आपने क्या करें, फॉरेस्ट कानून या वन नीति का अवहेलना करें, ठीक है। इस प्रकार जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो है दांडी मार्च के द्वारा किया गया, और सैद्धांतिक रूप से जो है हर जगह जो है क्या बनाया गया, जो समुद्र तटीय गांव थे वहां पर जाकर क्या किया गया, समुद्र के किनारे पहुंचकर जो है नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ने की बात की गई। इसी प्रकार अन्य कानून तोड़े गए, और महात्मा गांधी ने जिसका आह्वान किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना गांधी की नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। याद रखिएगा, यह प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलनों के कार्यक्रमों में के साथ कर बंदी और कानूनों की अवज्ञा की बात की गई। प्रत्येक गांव बिना कर दिए नमक बनाए जाए। महिलाओं का शराब, अफीम के अड्डे और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया गया, और देश भर में यह आंदोलन जो है तीव्र गति से फैलता चला गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गए। क्लियर चीजें, किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया, और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि स्त्रियों ने जोरदार की भागीदारी जो है थी, और विदेशी वस्त्र या शराब की दुकानों पर धरना देने से क्या किया, उनकी सक्रिय भूमिका रही, ठीक है। और इस मतलब उत्तर पश्चिमी छोर से पठानों द्वारा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उनका जो संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार ने सरकार को अत्यधिक परेशान में डाला, और उनका दल लाल कुर्ता दल कहलाया। क्लियर चीजें,
सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। ये विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। पेशावर में भी उग्र आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। नागालैंड में एक अल्पवयस्क लड़की थी जिसका नाम था रानी गेडेन्यू, जिसको रानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। वो अंग्रेजों के विरुद्ध में झंडा उठा लिया, और अंग्रेजों ने उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा देकर जेल में भेज दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी और जेल से रिहा कर दिया। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो चलाया गया उसका सरकारी क्या प्रतिक्रिया, और ब्रिटिश सरकार ने अहिंसक भीड़ पर लाठियां बरसाई, गोलियां चालन का आदेश दिया। दूसरे कांग्रेस नेता सहित कुल जो है 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, और पत्र पत्रिकाओं पर क्या कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की, किंतु कांग्रेस द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। अब मैं आपको बताया था ना कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी का गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। अब अब देखिए आंदोलन की समाप्ति क्यों होती है। आंदोलन की समाप्ति होती है गांधी इरविन पैक्ट से। किसे होती है, गांधी इरविन पैक्ट होती है 1931 में। यह इस पैक्ट का क्या है, इसको हम बाद में बोलेंगे। पैक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है गांधी के साथ किया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, ठीक है। इस उद्देश्य से जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और इस पैक्ट के माध्यम से जो है महात्मा गांधी ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। और जिसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी भाग लेने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा लंदन चले गए, लेकिन वहां पर कोई बात नहीं बनती है। फिर से आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, लेकिन वह पहले जैसा अपना रूप स्वरूप नहीं कर पाया, और शीघ्र ही उसे बंद वापस ले लिया गया। क्लियर चीज है ये, देखेंगे। यह आंदोलन में स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड के द्वारा भारत पर जनता की इच्छा के बिना अब ज्यादा समय तक शासन नहीं किया जा सकता था। चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार अपने अधनंगे फकीर की कृपा पर निर्भर है, ठीक है। तो देखेंगे आप सविनय अवज्ञा, एक आपने लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग सब लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने मार्च 1930 में प्रारंभ किया, और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसको आप पढ़िए, 1, 2, 3 जो कथन दिया है। इस कानून में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय भी अनैतिक नियमों और अनैतिक कानूनों को तोड़ सकते हैं। इस कार्य आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई, ठीक है। भारत का पूर्वी हिस्सा इस आंदोलन से पूर्णतः अलग रहा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य आंसर क्या होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, बताइए जल्दी से, इसका क्या होने वाला है। तो इसका आंसर स्टूडेंट जो है आप लोग दीजिए, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं। इसका आंसर स्टूडेंट होगा ए होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की घोषणा किसके कारण करनी पड़ी, सविनय बोलता हूँ, साइमन कमीशन जेन ने जो गवर्नमेंट को 1930 में रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट पर सभी राजनीतिक दलों की चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 1930 में, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जो देश के आधी से अधिक जनता को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसलिए यह सम्मेलन जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ठीक है, इस पर जो देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर बिपिन चंद्र ने क्या लिखा है, कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। मतलब कांग्रेस उस समय जो है आधे से लगभग 60 से 70% जनता का क्या कर रही थी, वह रिप्रेजेंट कर रही थी। और कांग्रेस ही जैसी संस्था जो है इसमें भाग नहीं लेती है तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल होता है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो 1931 में होना था, इस पर जो है वायसराय को प्रेशर था कि वो क्या करे, कांग्रेस को जो है इस सम्मेलन में या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या करे, एग्री करे।
इसके लिए जो है कांग्रेस से लॉर्ड इरविन की बात होती है और कांग्रेस की ओर से जो है गांधी जी को क्या उसका मीडिएटर घोषित किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है गांधी जी को। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी क्या करेंगे, इरविन के साथ बात की करेंगे और गांधी इरविन के मध्य जो समझौता होता है उसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस समझौता के माध्यम से क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बात ध्यान रखिएगा, समझौता तो हुआ, रही समझौता के माध्यम से यह सरकार को यह शर्त रखी गई कि आप क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, और ऐसी और बहुत सारी बातें की गई। गांधी जी उनके जो है झांसे में आ गए और उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया, गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, गोलमेज और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं, लंदन जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले जाते हैं। वहां पर सभी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, सभी अपनी अपनी बातों को लेकर, किसी की एक राय नहीं बन रही है। गांधी जी से कभी काफी नाराज हो गए, अम्बेडकर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, मुस्लिम लीग अपनी बातों पर अड़े हुए, हिंदू महासभा अपनी बातों पर अड़ा है, अन्य प्रकार की जो पार्टियां, कम्युनिस्ट अपनी बातों पर लड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो कोई एक राय नहीं बन पाई, गांधी जी बहुत दुखी होकर आकर फिर से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय इसी के संदर्भ में आप गांधी इरविन क्या करेंगे, पैक्ट को आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट के कुछ जो बातें हैं, तो रखा गया समझौते के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित आश्वासन दिए कि वह क्या करेगा, हिंसक राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर देगा, सरकार दमनकारी अध्यादेश संबंधी मुकदमे वापस ले लेगी। ठीक है, सरकार ऐसे लोगों को बंदी नहीं बनाएगी जो शराब, अफीम तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देंगे, समुद्र तट के लोगों को बिना किसी कर के नमक बना नहीं देंगी, जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान नौकरियों में त्याग पत्र दे दिया उन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। ठीक है, और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की, कांग्रेस अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। ठीक है, ब्रिटिश माल के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगा और कांग्रेस ने इस मांग को त्याग देगी कि आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी शर्तें जो है महात्मा गांधी मान लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की देखिएगा जब राउंड टेबल मतलब जो गांधी इरविन जो पैक्ट होता है उसमें गांधी जी की क्या हो रहा है, उसका आलोचना हो रहा है। किस बात का आलोचना हो रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। गांधी जी ने भगत सिंह व सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी की सजा उनको मुकर्रर हुई थी उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो इन लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में चेंज करा सकते थे। ठीक है, नमक कानून से भी नहीं हटाया गया और समझौता शासन के लिए निश्चित रूप से एक विजय था। अंततः इसमें अंग्रेज ही जो है सफल हुए। ठीक है, और और यह जो उग्र होता हुआ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह समाप्त कर दिया गया। क्लियर चीज है ये, तो ये बात समझिएगा गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं, भले आपने अभी क्लास में होगा भी, उससे पहले ये हम आपकी बात कर रहे हैं तो इसको समझिएगा। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के सहयोगी थे, मतलब भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था तो उसके सहयोगी कौन नहीं थे, क्वेश्चन क्या था, सहयोगी कौन, सॉरी ठीक है, सहयोगी कौन थे देखेंगे, तो कौन सा सहयोगी बताइए इसका, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के सहयोगी कौन थे, तो इसका आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो असेंबली में जो बम फेंका था उसके सहयोगी कौन थे, साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, यह चीजें अब देखिए, किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की, इसमें सांध्य भी है, युगांतर भी है और काल भी। तो इसका आंसर जो है ए बी सी डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, तीनों होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, मार्च 1931 को तीन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दी गई, निम्न में से उन क्रांतिकारियों में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था, खुदीराम बोस। क्या हो गया, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार कांड का सूत्रधार कौन था, तो याद रखेंगे कौन था चटगांव सत्रह, आपको आगे हम क्लास में पढ़ेंगे, इसका था बी, इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सबको मालूम है गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है सी गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्लियर चीजें,
ये आप संदर्भ में आपको लाए हैं, इसी के आधार पर देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। अगला में आगे में सब ये फैक्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा है कब? 1931 में, ठीक है। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए हैं? इंग्लैंड चले गए हैं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, किसी प्रकार का बातचीत नहीं बना जाए तो क्या होगा, गांधी जी जो है वहां से आ जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी आते हैं भारत में, क्या करते हैं, द्वितीय असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह प्रारंभ कर देते दूसरी बार, ठीक है। तो 1931 में गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं, वहां पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन कोई बात पर सबकी राय नहीं बन पाती, इसलिए वहां से नाराज होकर फिर इंडिया आ जाते हैं, फिर और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1932 में, लेकिन इसमें कांग्रेस ने फिर से भाग नहीं लिया। और जब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया तो क्या होगा, कांग्रेस ने जब इसमें भाग नहीं लिया है तो क्या हो गया, यह फेल हो गया, यह भी फेल हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किए गए निर्णयों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1932 में एक श्वेत पत्र जारी कर दिया, जिसमें भारत के भावी संविधान और प्रशासनिक सुधारों की चर्चा की गई। और उसमें निहित प्रस्तावों के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो एक श्वेत पत्र, एक वाइट पत्र जो है 1932 में गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हम बोलते हैं ये रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल, जिसको अवार्ड कहते हैं, उन्होंने क्या था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंत में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि प्रतिनिधियों द्वारा सांप्रदायिकता की समस्या का सर्वमान्य हल न ढूंढने पाने की स्थिति में सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वो अपना निर्णय खुद कर ले, ठीक है। अपना निर्णय तो सरकार खुद देगी। तो लंदन में विविध जातियों के प्रतिनिधियों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ। अतः सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी। और इसी को जो है क्या कहा जाता है, मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। इस मैकडोनाल्ड अवार्ड की सबसे स्टूडेंट खास बात थी कि इन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत दलितों के लिए भी क्या किया, एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात की, पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। और सबसे प्रमुख आलोचना का विषय यही था कि इसने क्या किया, हिंदुओं से क्या किया, पिछड़ी जातियों और दलितों को क्या कर दिया, अलग करने की बात की, ठीक है। तो इस आंदोलन क्या थे, हरिजनों को हिंदुओं से अलग कर दिया जा रहा था। और हिंदू अल्पसंख्यक जहां थे वहां कोई रियायत हिंदुओं को नहीं दी रही थी। और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव पद्धति अभी भी बनी हुई थी, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के कारण जो घोषणा की गई, तो कांग्रेस यह समझती थी, खासकर गांधी जी यह समझते थे कि यह जो है अंबेडकर के प्रयासों के कारण ही ऐसा हुआ है। इसलिए महात्मा गांधी जो है इस कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध जो है वह 1932 से यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर देते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता होता है, जिसे जो है पूना पैक्ट के नाम से स्टूडेंट जाना जाता है। किसे ना जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो अभी पूना पैक्ट हम देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आपका, लाया हूं मैं आप लोगों के, देखिएगा इसको, क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो अब सुरक्षा का पार्ट मतलब सेफ्टी जो बॉल है, सब सेफ्टी वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, अनुसार कांग्रेस से ऐसा कार्य करने की उम्मीद थी कि वह एक सेफ्टी वॉल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप उसके क्या मकसद था या उसे क्या समझ रहे हैं, इसको देखिएगा। ये सरकारी शासन के खिलाफ जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी ना, तो उसको सेफ्टी वॉल की अवधारणा का आरोप लगता है। तो इसके मतलब अंग्रेजी शासन के खिलाफ बन रहे असंतोष को शांत करना, अंग्रेजी परंपराओं का जनता पे प्रसार करने की, मुस्लिम लीग में संतुलन बनाए रखेगी, शासन के व्यापार और वाणिज्य के प्रसार में सहायता करेगी। तो किस कार्य की उम्मीद, मतलब सुरक्षा बल की अवधारणा के अनुसार कांग्रेस से ऐसा कार्य करने की उम्मीद थी, वह क्या था? तो इसका आंसर स्टूडेंट होगा, ये देखेंगे आप लोग, क्लियर चीज है ये। दूसरा जो क्वेश्चन है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत सांप्रदायिक अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चार जो कथन है इसको आप ए बी सी और हम डी मान लेते हैं। तो आप इसको बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा, आपको बार अभी तो बताया आप लोगों को,
कि सबसे प्रमुख दिया था, इसने पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की। तो इसका आंसर जो है डी है। और इसकी सबसे बड़ी दोस्ती, क्योंकि उसने क्या किया, हिंदुओं में को भी वोट डालो शासन करने की नीति का पालन के अंतर्गत पिछड़ों को क्या किया, दलितों को जो है हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। और यही अंग्रेजों की मंशा थी, बोले धर्म के आधार पर, संख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर सबको अल्पसंख्यक कर दो, उनके राष्ट्रवाद को तोड़ने की कोशिश कर दो, ठीक है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब हम आते हैं पूना पैक्ट क्या है। तो गांधी और नेहरू अम्बेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ। और इस पूना पैक्ट में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्णय के ने हरि मतलब सांप्रदायिक निर्णय, जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा रमजे मोकलाना ने की, उसको अमल में नहीं लाने की बात की गई। और हरिजनों के लिए जो है आरक्षित कर दिए गए सीट, केंद्रीय विधायिका में भी और राज्य के भी विधानसभाओं में सीटें जो है आरक्षित करने की बात कर दी गई। केंद्रीय विधायकों में दलितों के लिए जो है 18 स्थान आरक्षित किए गए। और हरि ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय हरिजनों के आरक्षित 71 स्थानों के बदले हरिजनों को 148 स्थान जो है उनको दिया गया। हरिजनों के लिए अब कोई पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना नहीं की जाएगी। हरिजनों को सामान्य क्षेत्र में भी मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और यह व्यवस्था जो है 10 वर्षों के लिए रहेगा। उसके बाद से अगर आवश्यकता पड़ी तो विचार किया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो था वह पूना पैक्ट का था, जो गांधी और अम्बेडकर में हुआ। क्लियर चीजें, याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए गोलमेज सम्मेलन में तो सफल हुआ नहीं, लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी थी कि नया एक्ट तो आना ही था। तो साइमन कमीशन ने जो ने रिपोर्ट दिया था, उन रिपोर्टों के आधार पर जो है 1935 का जो है क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम लागू होता है। भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम जब 1935 आता है तो उसमें जो है बहुत सारी बातें की गई थी। सबसे बड़ी बात थी कि 1935 के अधिनियम के तहत ही आरबीआई का गठन करने की बात की गई थी, ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई थी। बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम आया, ठीक है। और 1935 के अधिनियम के तहत स्टूडेंट जो है भारत में जो है 1937 में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और इस चुनाव में जो है कांग्रेस को जो है क्या होता है, बहुत फायदा मिलता है। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में सरकार जो है स्पष्ट बहुमत से जो बनाने में सफल हो गया। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा जो 3 प्रांत है, कौन सा, मुंबई है। 3 प्रांत जो है मुंबई है, असम है और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी दल के रूप में आई और सरकार बनाने में सफल हो गई। और इस प्रकार 8 राज्यों में उसने सरकारें बना ली, ठीक है। बंगाल, पंजाब और सिंध में उसे बहुमत नहीं मिला। और सिंध में कांग्रेस ने सरकार बनाने में क्या किया, हेल्प किया, ठीक है। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकारें बनी, ठीक है। इस प्रकार जो यह मंत्रिमंडल था वह लगभग 28 माह तक जो है वह बहुत अच्छे से काम किया। उसके कामों में बहुत रचनात्मक कार्य किए, जैसे प्रारंभिक शिक्षा में काम किया, विकास में काम किया, जन स्वास्थ्य, कृषि और प्रेस की स्वतंत्रता, हरिजनोद्धार, नशाबंदी और राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्लियर चीजें, याद रखिएगा चीजों को। अब देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं 1938 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, हरिपुरा में होता है। और इसमें जो है देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में होता है, कहाँ, त्रिपुरी में होता है। यहाँ फिर पुनः सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जो है पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जब ऐसी मंशा जान पड़ी महात्मा गांधी की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस मंशा को जान लिया, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी का सम्मान करते हुए वह सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए जो है कांग्रेस छोड़ दिया। और उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद हम आजाद हिंद फौज का कैसे गठन होता है उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हो जाता है, ठीक है। अब इसी समय देखेंगे पूरा विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आ जाता है। 1939 से लेकर 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ जाता है। ब्रिटेन द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करते हुए भारत की जनता और प्रांतीय सरकारों से बिना पूछे उसको ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध में डाल दिया, ठीक है। और जिसके कारण जो है क्या हो गया, इस युद्ध में बिना कांग्रेस से, बिना सरकार से पूछे ही
जो है उसको युद्ध में भारतीयों को डाल दिया गया था। इसलिए जो है मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के साथ ही राज्यों में भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, उन सभी ने वहां से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जब कांग्रेस के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तो इस पर खुशी जाहिर करते हुए मुस्लिम लीग ने पूरे भारतवर्ष में जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है वह मुक्ति दिवस मनाए। ठीक है, इन चीजों का आप याद रखिएगा। मुक्ति दिवस मनाए कब? 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया। क्लियर चीज है ये, तो याद रखिएगा ये किसके संदर्भ में है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में। ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जब कांग्रेस के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता है, उसके बाद जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है क्या मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान की मांग की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा जनवरी और मार्च 1940 में जिन्ना ने यह घोषणा की थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है दो पृथक राष्ट्र हैं। ठीक है, और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य बनने के लिए समूहीकृत क्यों नहीं किया जा गया हो। ठीक है, और जिनकी घटक विधायी इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु न हो, तब तक भारत से कोई भी भावी संवैधानिक योजना मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगी। इस प्रस्ताव का मूल प्रारूप था सिकंदर हयात खान ने प्रस्तुत किया था, जिसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीफुज्जा ने इसका समर्थन किया था। यही प्रसिद्ध प्रस्ताव जो है पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस समय जो यह प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। क्लियर चीजें, बाद में पाकिस्तान शब्द का जिक्र हुआ था रहमत अली के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं उस समय, जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो अगस्त 1940 में जो है वह अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। तो अगस्त प्रस्ताव क्यों आता है देखेंगे इसमें। अगस्त प्रस्ताव आने का मुख्य कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी की लगातार विजय हो रही है और ब्रिटिश सरकार को भारत के समर्थन पाने की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बोला कि हम सर बिना शर्त हम किसी प्रकार की हम सहायता नहीं करेंगे। ठीक है, इन परिस्थितियों में लॉर्ड लिलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को रियायतों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें बोला कि युद्ध के बाद जो है एक डोमिनियन स्टेटस देगा ब्रिटिश सरकार भारत को। ठीक है, पहली बार आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि युद्ध उपरांत जो है भारत के लिए संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भी क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा और युद्ध संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा और जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे, शामिल होंगे। और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। अंग्रेज सरकार भारत में ऐसे किसी भी संविधान या सरकार पर सहमत नहीं होगी जिसे अल्पसंख्यक वर्गों का समर्थन प्राप्त न हो। यह क्या था आपका, यह जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में था। क्लियर चीजें, और मुख्य कारण था कि भारतीयों को क्या करना था, इसको युद्ध में भारत शामिल करना था। ठीक है, और क्लियर चीजें ये इस प्रस्ताव का उद्देश्य, महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या था देखिए स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली बार जो है प्रादेशिक स्वशासन का आश्वासन दिया गया। भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को पहली बार सरकार ने माना। ठीक है, और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों का बहुमत रखा गया, चाहे स्वीकार किया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि अभी भी यहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है, कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की बनाने की कोई बात नहीं की गई थी। क्लियर है, इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। गांधी जी जो है फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़े नहीं करना चाहते थे। ठीक है, केवल नैतिक रूप से दबाव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, आजाद कराने के लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और चुने हुए लोगों के माध्यम से ही सत्याग्रह करेंगे, ऐसा उन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया।
तो प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं वो अभिनव भावे होते हैं, और दूसरी जो सत्याग्रही होते हैं वो कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पटल पे रख रहा हूँ, तो स्टूडेंट देखिएगा। अक्टूबर 1940 में सीमित सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान जो है गांधी के द्वारा किया गया था। यह सत्याग्रह सीमित क्यों था, इसको सीमित सत्याग्रह क्यों कहा गया, इसके क्या उद्देश्य थे? गांधी जी असहयोग की हिंसक गतिविधियों को दोहराना नहीं चाहते थे। गांधी जी का नहीं चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कोई परेशानी हो। गांधी जी ने कांग्रेस और उसके प्रमुख नेताओं को समर्थन नहीं मिल रहा था। गांधी जी को यह आभास था कि अकाल और भुखमरी की स्थिति में इस समय लोग किसी बड़े आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो क्या करना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वह ब्रिटेन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह को प्रारंभ करने की बात यहाँ पर ठानी कि हम अपनी मांगों को भी कर पाएंगे, सरकार पर हम नैतिक रूप से दबाव भी डाल देंगे, लेकिन हम मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम ब्रिटेन की सरकार को इस कड़ी मुसीबत में क्या है, हम इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है, यह उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्रिप्स मिशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन क्यों ला गया था, देखिएगा, ब्रिटेन युद्ध में लगातार जो है युद्ध में के संकट स्थिति में उभरने के लिए ब्रिटेन को भारतीय लोगों की सहायता की आवश्यकता थी, ठीक है। और जापान जो है भारत की सीमा के निकट पहुंच चुका था। दूसरी ओर मित्र राष्ट्र जो चाह रहे थे कि वो भारत की स्वाधीनता के पक्ष में क्या करें, संवैधानिक सुधारों पर भारत की चर्चा करें, इस आधार पर क्या देंगे, वह उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। मित्र राष्ट्रों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक मतलब स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को जो है भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं, और उसने एक योजना प्रस्तुत की, ठीक है। और यह योजना प्रस्तुत, युद्धोपरांत भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा, यूनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, युद्ध और तत्काल वह संविधान सभा का गठन किया जाए। ब्रिटिश सरकार उस संविधान को स्वीकार करेगी जिसमें प्रांतों को संघ में शामिल होने या अलग होने का अधिकार होगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये सब बातें जो है इसमें किया गया, किसमें, क्रिप्स मिशन में, कि तत्कालिक प्रभाव होता, सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार के हाथों में है, तो रहेगी, तो विचार विमर्श करने के लिए भारतीय दलों के नेताओं को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया, पूर्ण स्वराज के बदले उन्होंने युद्ध उपरांत औपनिवेशिक स्वशासन का जो आश्वासन दिया था, बातें वो पुरानी हो गई थी। संविधान निर्माण में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, किंतु सलाहकारी परिषद के गठन में जनप्रतिनिधि के बदले मनोनीत को स्थान दिया गया, और सरकार ने प्रभावी सत्ता के तुरंत हस्तांतरण की भारतीय मांग को अस्वीकार कर दिया, तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। लीग ने भी पाकिस्तान की मांग न होने पर क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के ऊपर कहा था, एक जर्जर बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार करना भारत को एक अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, और क्योंकि प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार इसमें दिया गया था, क्योंकि हमारा प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में है। और लेकिन क्रिप्स मिशन जैसे ही जो मित्र राष्ट्र हैं वह युद्ध में जो है ब्रिटेन की सहायता देने की बात करते हैं, तो सरकार ने क्या किया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अचानक वापस ले लिया। क्लियर चीज है ये, तो अचानक उसने वापस ले लिया क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। अब बात करते हैं जिसको हम अगस्त क्रांति बोलते हैं या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, क्यूट इंडिया मूवमेंट, क्या करते हैं, क्यूट इंडिया मूवमेंट, QIM कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जो है फेल हो चुका था। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बना हुआ था, लगातार बढ़ रहा था। जापान जो भारत के एकदम निकट पहुंच चुका था, ठीक है। बढ़ती हुई कीमतें, युद्धकालीन अभावों के कारण लोगों को असंतोष विस्फोट की स्थिति में पहुंच रहा था। भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वाधीनता देने के पक्ष में नहीं है। इसमें भीषण उत्तेजना उनके अंदर फैली, और इन सब ने अंग्रेज सरकार के प्रति गांधी जी के व्यवहार में भी मूलभूत परिवर्तन ला दिया। गांधी जी ने हरजन में लिखा कि अंग्रेजों से भारत को भगवान के भरोसे छोड़कर चले जाने को कहा। गांधी जी का विश्वास था कि ब्रिटिश जो है वह जापानियों का दुश्मन है, अगर ब्रिटिश यहाँ से चली जाएगी तो उसके पीछे भी जापानी भी यहाँ से चले जाएंगे, और अगर जापान की कि मतलब भारत पर कब्जा हो जाता है, जापान जो है
भारत को, ब्रिटेन को भारत में हरा हरा देती है, तो क्या होगा, अब जो है लंबे वर्षों तक जो है भारत जो है जापान में ना आए, इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कड़े तौर पर कहा कि अब भगवान के भरोसे है, भारत को छोड़कर आप लोग यहाँ से चले जाएं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा इसी उद्देश्य से लाया गया। ठीक है। तो देखेंगे कांग्रेस का वर्धा में कार्यक्रम एक में बैठक होती है, और यहीं पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ पारित हो गया, और समिति ने प्रस्ताव के अहिंसक रूप से जितना हो सके उतने स्तर पर जन संघर्ष करने का आह्वान किया। और इस दिन महात्मा गांधी ने क्या किया, करो या मरो का नारा दिया, और असहयोग आंदोलन की जो है उन्होंने रूपरेखा जो है जनता के समक्ष क्या की, प्रस्तुत की। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का बात की गई, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या, कितने गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग की बात की थी, वो क्या है, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है। तो कार्यक्रम क्या था कि हमको क्या करना है, सरकार को क्या करना है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाना है। ठीक है। और यह जो है कार्यक्रम जैसे हमने स्वराज और बहिष्कार का जो आंदोलन था उसी की रूपरेखा यहाँ पर तैयार किया गया। ठीक है। और महात्मा गांधी ने जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को संबोधन किया और कहा कि करो या मरो का नारा दिया, और उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो जाए मुझे पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज में संतुष्टि नहीं हो सकता। हमने कांग्रेस को दांव पर लगा दिया है, अब या तो वह समाप्त हो जाएगी या वह क्या हो जाएगी, या तो समाप्त हो जाएगी या विजयी होगी। ठीक है। क्लियर चीजें। तो महात्मा गांधी ने पूरे देश की जनता को यह संबोधित किया, और इस बात का भनक, तो क्योंकि यह सार्वजनिक था, तो इस बात की भनक जो अंग्रेज अधिकारियों को लग गया, और अंग्रेज अधिकारियों की इस बात का भनक लगते ही क्या किया, अगले ही दिन 9 दिसंबर को कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन जो है वह नेतृत्व विहीन जो है छात्र नेता, युवा नेता और दूसरी दर्जे के कांग्रेस नेताओं द्वारा जो है यह चालू प्रारंभ किया गया। जी, ऐसे लोगों को लगा अपने तरीके से क्या किया उन्होंने, बहिष्कार और असहयोग आंदोलन को जारी रखा। क्लियर चीजें और सरकार का क्या किया, प्रतिरोध किया। ठीक है। थाने, डाक खाने, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमले किए गए, टेलीफोन खंभे गिरा दिए गए, बिजली के तार उखाड़ दिए गए, रेल लाइनें उखाड़ दी गई, रेलवे स्टेशनों पर हमला किया, पुलों को ढा दिया गया, पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल हुई, स्कूल कॉलेज सभी बंद कर दिए गए, किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, छापेमारी कार्रवाई में भाग लिया। ठीक है। सर्वत्र जगह जो है इसी प्रकार के आंदोलन हमको चल रहे हैं। मुंबई की एक उद्घोषिका थी जिसको उषा मेहता ने, उनके देखने में कांग्रेस रेडियो की उन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है। और सरकार भी जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा अपना जोरदार प्रयास किया, और लगभग जो है कुछ दिनों में ही जो है क्या किया, उसने आंदोलन को अपने नियंत्रण में सरकार रख दी, और प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करवाए गए, गोली चालन किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तो सरकार ने क्या किए, नियंत्रण के अपने सारे उपाय किए। ठीक है। यह भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा थी। भारत छोड़ो आंदोलन संक्षिप्त था, फिर भी साम्राज्य के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने की संकल्पना को प्रभावशाली ढंग से इसने व्यक्त किया। अगस्त क्रांति को या भारत छोड़ो आंदोलन को लिन लिथुको ने 1857 के बाद सबसे बड़ा विद्रोह कहा था। क्लियर चीजें। अब इस आंदोलन ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता के विरुद्ध भारत पर अब शासन करना अंग्रेजों को अब संभव नहीं है। अब आम भारतीयों में से कम, अब हम भारतीय जो है स्वतंत्रता से हम कम किसी बात में अब संतुष्ट नहीं होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन विश्व भर के मित्र राष्ट्रों को भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग से वो प्रभावित हुए, और उन्होंने भी बराबर जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया कि आप लोग क्या करें, भारत को स्वतंत्र करने के लिए शीघ्रता से प्रयास करें। क्लियर चीज है ये।
फिर है भारत छोड़ो में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अब देखेंगे कुछ नेताओं जो है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही अपने आप को दूर रखा, उसमें राजगोपालाचारी, भूला भाई देसाई थे, कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है, हिंदू महासभा था, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दिया, अंग्रेज मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में स्टूडेंट्स आया था कि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बेसिक डिफरेंस था, तो उसका आंसर था आपको बता रहा हूँ। बेसिक डिफरेंस ये था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में जब करो मरो का नारा दिया, ठीक है, उसमें कहा था कि जहां तक हो सके आप अहिंसक बने रहें, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं हिंसा को पूर्ण रूप से बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये बातें दोनों में है, ठीक है। दूसरी बात है कि असहयोग आंदोलन जब चलाया जा रहा था, स्टूडेंट ध्यान देंगे, वहां पे सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देने की बात की थी। यहाँ पे एक बात किया कि सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र मत दीजिए, जो व्यक्ति जिस संस्था में है वहां पे बने रहकर क्या कर सकते हैं, वो आंदोलन को क्या करें, सपोर्ट करें। यहाँ पर इस बात की हुई थी। क्लियर चीजें, तो दो और बातें जो आप लोग याद रखिएगा सहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। क्लियर चीज है ये, ठीक। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, अंग्रेजों ने इसको सफलतापूर्वक जो है दबाने में सफल रहे, लेकिन तब भी भारत छोड़ो आंदोलन का इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखेंगे कि सीआर फार्मूला क्या है, ठीक है, ये सीआर फार्मूला देखेंगे इसको क्या है। तो जुलाई 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देखिएगा क्या होता था कि यह समय था सांप्रदायिकता की समस्या फैली हुई थी। मुस्लिम लीग जो है वो क्या थी, वह एक अलग राष्ट्र के निर्माण पर, पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। इस समस्या का सुलझाने करने के लिए जो भारत में एक सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ था, ठीक है। इस स्थिति में से इस सांप्रदायिकता के माहौल को पर एक अपना सॉल्यूशन प्रस्तुत करने के लिए जो है एक योजना प्रस्तुत की गई, जो योजना जो है सीआर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला इसे कहा जाता है। क्या था, मुस्लिम लीग भारतीय स्वाधीनता की मांग का समर्थन करे और युद्ध समाप्ति के पश्चात एक आयोग बनाया जाएगा जो उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व भारत के उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा जहां मुसलमान क्या है, बहुसंख्यक है। उन क्षेत्रों में जनसंघ संग्रह कराया जाएगा कि वह भारत से अलग होना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। वे देश विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन, जनसंख्या हस्तांतरण आदि विषयों पर दोनों में समझौता किया जाएगा। प्रांतों की अस्थायी सरकारों की स्थापना में लीग जो है कांग्रेस का सहयोग करेंगे। यह शर्तें तभी लागू होगी जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे और हमको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इस योजना, जिन्ना ने कहा था, इस योजना से हमें अब अपूर्ण अंग विहीन दीमक और लगा हुआ पाकिस्तान मिलेगा, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। तो मुस्लिम लीग ने जो क्या किया, वो सीआर फार्मूला को क्या कर दिया, यह खारिज कर देते हैं। क्लियर चीज है ये। तो सीआर फार्मूला जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा सांप्रदायिकता का माहौल, मतलब मुस्लिम ने जो सांप्रदायिकता फैला कर रखी थी उसको सॉल्व करने के लिए जो है यह लाया गया था, ठीक है। जिन्ना जो है कब इस बात से मतलब हटने को तैयार नहीं थे कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, इसलिए गांधी और जिन्ना के मध्य जो है एक पैक्ट होता है और राजगोपालाचारी योजना के आधार पर पंजाब एवं असम के विभाजन की बात कही, लेकिन यह वार्ता जब असफल हो गई क्योंकि जिन्ना पृथक राष्ट्र के सिद्धांत पर अड़े हुए थे, तब वो ये 6 प्रांत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग बार बार दोहरा रहे थे और बोले थे जब तक मैं नहीं, हम सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानेगी तब तक भारत में हिंसा होते रहेगा। अबुल कलाम आजाद के अनुसार गांधी जी का इस अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी और गांधी जी से जो डायरेक्ट डायलॉग होता है जिन्ना का, इसे जो है जिन्ना का जो है कद बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी उसको कायदे आजम की भी उपाधि दिए, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जिन्ना के बात पर अडिग रहा और उसने क्या किया, हमको एक पृथक राष्ट्र चाहिए, इसी बात पर वो अड़ा रहा और गांधी जिन्ना वार्ता जो है फेल माना जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो आपके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद अगला बात पार्ट हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है देखिए, पहला क्वेश्चन जो है देखेंगे आप लोग, 1932 में पूना समझौता किसके साथ किया गया। तो स्टूडेंट उत्तर दीजिए, 5 सेकंड का आपका जवाब देने का इंतजार कर रहा हूँ। किसके साथ हुआ पूना समझौता, तो आंसर क्या है, सी दलित के साथ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है देखेंगे, गांधी जी ने सर्वप्रथम किसके शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। तो किसके शोषण के विरुद्ध किया था, ठीक है। तो
देखेंगे चंपारण के किसानों के खिलाफ ना, तो ये होगा, ये आंसर होगा इसका स्टूडेंट। ठीक है। फिर गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ किया था? प्रथम सत्याग्रह जो कहाँ किया था? चंपारण में किया था। यह इसका भी आंसर क्या होगा? ये होगा। गांधी जी ने करो या मारो का नारा किस में दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका आंसर भी होगा, बी होगा। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने नहीं किया? तो गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का किसने भी विरोध नहीं किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा मदन मोहन मालवीय होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी होगा, चर्चिल होगा। क्लियर चीज है ये? तो आप लोग इसको देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए और उसका आंसर मेरे को टेक्स्ट कीजिए। ठीक। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 1944 की बात हो रही है। गांधी जी ना डायलॉग भी हो जाता है, राजगोपालाचारी के योजना जब प्रस्तुत की, जिन्ना नहीं मान रहे हैं, तो गांधी जिन्ना डायलॉग होता है वो भी फेल हो जाता है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं, 19 द्वितीय विश्व युद्ध का समय की बात करते हैं हम थोड़ा सा। आजाद हिंद फौज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। आजाद हिंद गांधी तो 23 पिछले 23 जनवरी को गांधी सुभाष जयंती थी। और फिर से हमने सुभाष चंद्र बोस को हमने याद किया। जब भी हम आजाद फौज की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो है, उनकी साहस, उनकी दूरदर्शिता हमको दिखाई देती है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से कुछ कारणों से क्या था, वैचारिक मतभेद था उनसे, और कोई मतभेद नहीं था, केवल वैचारिक मतभेद था। और इस कारण जो है क्या किया उन्होंने, कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और 1939 में फॉरवर्ड प्लानक नामक एक संस्था बनाई। और इसके बाद जो है भारत सुरक्षा कानून के अधीन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। और 1941 में वह किसी तरह से घर में वे पुलिस को चकमा देते वहां से फरार हो गए। और वहां से वह पेशावर, काबुल और रूस होते हुए सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी पहुंच गए। और यहाँ से जर्मनी से पनडुब्बी से सवार होकर जापान पहुंच गए। और धुरी राष्ट्रों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहायता लेना उनका मुख्य उद्देश्य था। और वहां से जापान द्वारा सहायता करने का उनको आश्वासन दिया गया। और वहां से वह जापान से वह सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां आईएनए को ज्वाइन करते हैं। क्लियर चीज है ये? तो यहाँ पर देखते हैं कि आईएनए वास्तव में क्या था। देखते हैं, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ब्रिटेन को हराकर जापानियों ने भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे। ठीक है। जापान के उस समय मेजर था फुजियामा ने उनमें कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों से मिलकर लड़ने पर राजी किया। ठीक है। मार्च 1940 में टोक्यो में भारतीयों के कॉन्फ्रेंस में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ठीक है। बैंकॉक में रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। और सितंबर 1982 में स्टूडेंट देखेंगे आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की औपचारिक गठन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोहन सिंह को अ, इसका कमांडर नियुक्त किया जाता है, लेकिन बाद में मोहन सिंह के मतभेद हो जाते हैं जापानी फौजियों के साथ। तो उन्हें हटाकर जो है उन्हें हटा दिया जाता है। और इसी बीच देखेंगे कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है टोक्यो पहुंच से सिंगापुर को जाते हैं। और 4 जुलाई को यहाँ रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो है नेतृत्व सौंप दिया। ठीक है। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निरीक्षण किया। और आजाद हिंद फौज के लगभग 40,000 से अधिक ब्रिटिश सेना के पूर्व भारतीय सैनिक एवं भारतीय शामिल थे। लोगों की फौज को प्रवासी भारतीयों ने तन मन से सहयोग किया। और आजाद हिंद फौज और प्रवासी भारतीयों को एक साथ उन्होंने संबोधित किया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाया। जय हिंद और दिल्ली चलो का भी उन्होंने नारा दिया। ठीक है। और उन्होंने सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया अक्टूबर 1943 में। और धुरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता दी। और जापान से उनसे जापान से उनसे अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया। आजाद हिंद फौज को जापान ने क्या सौंप दिया? अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया। और उसका नाम जो है शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया गया। ठीक है। आजाद हिंद फौज में 5 ब्रिगेड थे, गांधी, नेहरू, तीसरा आजाद, सुभाष और रानी झांसी। रानी झांसी जो है महिला ब्रिगेड थी। सुभाष ने आजाद हिंद फौज रेडियो सिंगापुर से अपने पहले प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया। और आईएनए की स्वतंत्रता के अंतिम अभियान के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा।
मार्च 1944 को आईएनए की 3 इकाइयां जापानी फौज के साथ वर्मा जीतकर भारत के इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में घुस गई। ठीक है। और भारतीय चौकी पर उसने कब्जा कर लिया और तिरंगा फहराया, राष्ट्रगीत भी गाए गए। लेकिन क्या है, लेकिन सफल हो गए। पर्याप्त जापानी सहायता के अभाव में 1944 में फौज को पीछे हटना पड़ा और आजाद हिंद फौज के अनेक अफसर को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया गया। और देखेंगे इसी समय क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जो है जापान पर बमबारी कर दी जाती है, जिसके कारण जो है जापान जो है वह युद्ध से अपने आप को विड्रॉल कर लेता है। ठीक है। और जो है विड्रॉल हो कर लिया जा ठीक है। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने क्या गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आजाद हिंद फौजी को सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है उन पर गिरफ्तार कर उन्हें भारत लेकर आया गया, और भारत लाकर जो उन पर सामूहिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। इसी क्रम में देखेंगे कि 17 अगस्त 1945 को संगोन हवाई अड्डे से जहाज पर सवार होकर अब्दुल रहमान के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस जो है मंचूरिया के लिए निकले। लेकिन अब उसके बाद वो कभी नहीं दिखे, ना कभी लौटे। कहा जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देखेंगे जब आजाद हिंद फौज का हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, अपर्याप्त जापानी सहायता और उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में हार से जो है आजाद हिंद फौज अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, परंतु अपने कार्यों से उसने देशभक्ति, त्याग, बलिदान और का अ- अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अब भारतीय सेना पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते थे। फौज का सांप्रदायिक विभाजन से पूर्णतः मुक्त था। फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग शामिल थे। महिलाओं की क्षमता को भी फौज या आजाद हिंद फौज ने उजागर किया। प्रवासी भारतीयों को उत्साह और उनकी राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण जो है इसके माध्यम से हुआ। ठीक है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो है दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमा जो चलाया गया तो उस पर इन वकीलों ने क्या किया, आजाद हिंद फौज की तरफ से जो है वो कानूनी हेल्प किया, वकील थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जो है इनके प्रमुख वकील थे। ठीक है। फौज के सैन्य अधिकारी जो है सभी धर्मों से संबंधित थे, इसलिए जो है पूरे भारतवर्ष की जनता जो है इनके फेवर में आ गई। जन विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है। और नवंबर में कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा चलाई गई छात्रों की सभा से हुई। पूरे भारतवर्ष में जोरदार जो है यानी कि सैनिकों के ऊपर चलाए गए मुकदमे का विरोध होने लगा। ठीक है। तब भी मुकदमा हुआ, लेकिन बेवेल ने भारत की जनता का फेवर देखते हुए लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, जनता की तीव्र मांगों को देखते हुए घोषणा की कि केवल उन सैनिकों पर ही मुकदमा चलाया जाएगा जिन्होंने अपनी साथी युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए क्रूरतापूर्वक दबाव डाला है। बाकी सभी के कदमों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा लाल किले में चलाया गया। ठीक है। बाद में सभी मुकदमों को क्या कर दिया, माफ कर दिया जाएगा, कुछ को छोड़कर। ठीक है। अब देखिएगा आजाद हिंद फौज के माध्यम से तो ये स्पष्ट हो गया कि फौज जो है ब्रिटिश फौज में जो भारतीय सैनिक है, अब जो है वो उन पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब भारतीयों में स्वतंत्रता की जो है एक लहर जो है पैदा हो चुकी है। ऐसा ही लहर जो है अब नेवी में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं नौसिनों का विद्रोह 1946 में। ठीक है। तो एक तरवाल नामक एक प्रशिक्षण प्राप्त था। उसमें 1100 नाविक जो है नस्लीय भेदभाव और अखाद्य भोजन को लेकर जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। और उन्होंने क्या किया, यूनियन जैक को हटाकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट और लीग का झंडा लगा दिया। ठीक है। और उन्होंने मांगे की कि सभी आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहाई कर दिया जाए, भारतीय यूरोपीय नाविकों को बराबर वेतन दिया जाए, बेहतर भोजन दिया जाए, और उनको जो है भारतीय सैन्य टुकड़ियों को चीन और जावा से वापस लिया जाए। क्लियर चीज है ये। ऐसा ही एक विद्रोह जो है हिंदुस्तान नामक जहाज में भी नौसैनिकों ने किया। ठीक है।
क्लियर है। लेकिन इन नौसैनिकों जो विद्रोह किया गया था, ब्रिटिश सेना इसके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उसका कड़ाई से उन्होंने क्या किया, उसका नियंत्रण करने के उपाय कर रही थी। इसी बीच जो है सरदार पटेल और जिन्ना के प्रयासों से जो है नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और वादे के साथ राजी किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने जाएगा। बाद में क्या किया, नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अब नेवी में भी स्वतंत्रता की मांग होने लगी थी, जिसके कारण अब ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अब भारत को ज्यादा दिनों तक हम क्या कर सकते हैं, अपने अधीन नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, बेवेल योजना की बात करते हैं। निम्नलिखितों के स्थान पर लॉर्ड वेवेल जो है वह भारत का वायसराय बनकर आते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था और भारतीय राजनीति में जो अनिश्चितता का जो माहौल फैला हुआ था, इस बीच में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और इंग्लैंड की यात्रा करने के बाद जो है अपना एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसे बेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस बेवल प्लान में यह योजना प्रस्तुत की गई कि युद्ध के बाद वायसराय की एक नई कार्यकारिणी का परिषद किया जाएगा, जिसमें वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है। दूसरा, सवर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। कार्य परिषद में अन्य वर्ग को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद का कार्य युद्ध संचालन, प्रशासन और संविधान निर्मात्री पद्धति का निर्णय करना होगा। गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार यथावत रहेंगे और युद्ध के बाद जब भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। ठीक है। इस पर राय जानने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया, जिसको हम शिमला सम्मेलन कहते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ गिने चुने जो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही यह सम्मेलन किया उन्होंने। तो 14 सदस्यों की संख्या इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्तावित थी, जिसमें से कांग्रेस की ओर से 5, मुस्लिम लीग की ओर से 5 और 4 जो है वायसराय के द्वारा नियुक्त होना था। तो कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम सदस्य मौलाना आजाद को नॉमिनेट कर दिया और वायसराय के कोटे से भी एक खिजर हयात खां को नियुक्त कर दिया। जिन्ना इससे नाराज हो गए। जिन्ना बोलते थे कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी को जो मुस्लिमों को नॉमिनेटेड करने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर जो है यह सम्मेलन जो है बिना किसी नतीजे के क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर चीजें, तो वेवल प्लान है और शिमला सम्मेलन है। ठीक है। 1945-46 में क्या होता है, भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है। उसने केंद्रीय असेंबली में 102 में से 57 सीटों पर विजय पाई और सरकार बनाने में सफल हो गई। और प्रांतों में बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतीय परिषदों में कांग्रेस को बहुमत मिला। और पाकिस्तान के लिए, अब इसके बाद क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लिए मांगे जाने वाले असम और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत भी इसमें शामिल थे। ठीक है। मुस्लिम लीग को भी जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट थे, उसमें भारी सफलता मिलती है। क्लियर चीज है ये। और सभी मुस्लिम आरक्षित सीट वर्ष प्राप्त करने में सफल होती है। बंगाल और सिंध प्रांतों में उसे सरकार की बनी। और इन चुनावों में लीग ने वोट देने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। उसका कहना था कि कांग्रेस या लीग में से किसी एक को चुनने का अर्थ है कुरान या गीता में से एक को चुनना। मुस्लिम बहुल पंजाब प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और खिज़र हयात खां कांग्रेस और अकालियों के सहयोग से सरकार बनाने में सफल रहे, जो एक वर्ष के बाद लीग के आंदोलन पर रद्द कर दिया गया। ठीक है। और इस प्रकार देखेंगे कि चुनाव की बात होगी, कांग्रेस को बहुत बहुमत मिलता है। ठीक है। कांग्रेस सरकार बनाने में केंद्र में सफल हो जाती है। ठीक। अब हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना देखते हैं, 1946 में बात हो रही है। ठीक है। जुलाई 1945 में इंग्लैंड के चुनाव हुआ और लेबर पार्टी को बहुमत मिला और चर्चिल की जो है क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। लेबर पार्टी के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार और 19 फरवरी 1946 को एटली ने भारत को पूर्ण स्वशासन के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजने की घोषणा कर दी। 15 मार्च 1946 को अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग से सहमति जाहिर की और साथ ही उन्होंने यह कहा कि हम बहुमत के निर्णय पर अल्पमत के वीटो के प्रयोग की अपनी अनुमति नहीं दे सकते। इसके पश्चात भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज के प्रश्न पर विचार करने और सत्ता का हस्तांतरण करने का सुझाव देने के लिए एक मिशन भारत भेजा, जिसमें ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन योजना कहा गया, जिसके सदस्य थे, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स जो है सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर जो है सदस्य थे। और यह जो है कैबिनेट भारत आता है, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के बाद यह अपना एक योजना प्रस्तुत करता है। इस योजना के प्रमुख पॉइंट्स ये हैं: भारत को एक अखिल भारतीय संघ होगा, इसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, भारतीय रियासतों को भी शामिल किया जाएगा, देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या उससे अलग होने का अधिकार होगा, संघ के हाथों में विदेश, रक्षा, संचार और उन्हें चलाने के लिए जरूरी वित्त संबंधी अधिकार होंगे। से सभी अधिकार जो है प्रांत और रियासतों के अधीन होंगे। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। सबसे बड़ी गलती कर दिया इसने। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो स्वतंत्रोत्तर भारत के संविधान का निर्माण करेगा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें से 296 सदस्य प्रांतों से और 93 जो है देशी रियासतों से आएंगे। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। उन्होंने पूरे भारत के ब्रिटिश प्रांतों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अब और सब स्टेट्स। ठीक है। और 10 वर्षों के पश्चात संघ और प्रांत संघ और समूह के संविधान में संशोधन की मांग कर सकेगा। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे सत्ता सौंपा जाएगा। और संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि होगी जिसमें सत्ता हस्तांतरण की संबंधी बातें होंगी। संविधान के अस्तित्व की आते ही रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगा और वह किसी के अधीन नहीं होगा। ठीक है। यह कैबिनेट मिशन योजना जो है की मुख्य बातें थी। इस पर गांधी जी ने कहा था कि उन सभी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक लाए जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ योजना था। ठीक है। मिशन ने भारतीय एकता की सुरक्षा की व्यवस्था की थी तथा व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा के निर्माण का आधार लोकतांत्रिक और जनसंख्या के अनुपात में था। अल्पसंख्यकों को स्वायत्ता उपयोग की बात की गई थी। संविधान सभा को संप्रभुता प्रदान करने की बात की गई थी। सही बात इसमें की गई थी, लेकिन इसमें क्या था, रियासतों को अधिकार दिया जाए गया था कि वो भारत संघ से अलग हो सकते हैं, जिससे देश की अखंडता नष्ट होती। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था जबकि अन्य के लिए नहीं की गई थी। एबीसी कैटेगरी के स्टेट्स का वर्गीकरण किया था जिसका आधार क्या था, ये स्पष्ट था, अस्पष्ट था। अपरांतों के समूहीकरण की प्रकृति भी अवैज्ञानिक लगती थी। ठीक है। ये यद्यपि इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण और उसके अपने अलग संविधान बनाने की जो छूट दी गई थी, उसे देश के विभाजन की एक रूपरेखा इसने तैयार कर दी। ठीक है। क्लियर चीजें ये। अब इसके बाद क्या होता है, एक अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो एक अंतरिम सरकार बनाने की बात की गई थी, तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है, और जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बाद में लीग के भी 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए ताकि सरकार में रहकर सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित कर सके और सरकार और प्रशासन को हम कमजोर कर सके। उनका यही उद्देश्य, अंतरिम सरकार का गठन हो गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है। और इसी में देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है। इसी समय जो है 20 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि हम जून 1948 से पहले हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। और देखिएगा, भारत पर सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह गवर्नर जनरल रहते हुए जो है 3 जून 1947 को अपना एक योजना प्रस्तुत की जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में जो है प्रमुख जो बातें थी, देश के विभाजन का यहाँ मार्ग प्रशस्त हो जाता है, पाकिस्तान का निर्माण नहीं था और विभाजन के लिए जो है सीमा आयोग की स्थापना की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है। और ये चीजें कहा गया था कि देशी रियासतों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह पाकिस्तान में रहना चाहें या भारत में रहना चाहें, उन पर ये स्वतंत्र होंगे या अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है। और सभी जब विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो विभाजन के लिए सीमा का निर्धारण करने के लिए जो है सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसी के आधार पर जो है रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के
आधार पर ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस पर स्वीकृति हो गई। इसकी मुख्य धाराएं थी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना हो गई। इन दोनों अधिराज्यों की संविधानों सभाओं की प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट था, नियंत्रक नहीं रहेगा। सम्राट या नियंत्रक नहीं रहेगा। भारत सचिव का पद हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। रियासतों पर भी अब ब्रिटिश पर सत्ता समाप्त कर दी गई। जब तक नया संविधान नहीं हो बन जाता तब तक जो है तीसरा में और क्या बातें थी देखिएगा। और बातें थी इसमें थी कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 के अधिनियम के तहत जो है सत्ता संचालन होते रहेगा, संचालन होता रहेगा। ठीक है, जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक संविधान संविधान नहीं बन जाता। ठीक है, ये प्रमुख बातें थी किसके, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग राष्ट्र होंगे और नया संविधान बनने और ठीक है दोनों राज्यों के संविधान सभा अपना अलग अलग संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह सब बातें जो हैं किया गया, क्लियर चीज है ये। और इसके बाद देखेंगे 14 अगस्त 1947 में स्टूडेंट्स सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब का मुस्लिम इलाका पूर्वी बंगाल सिलहट ये मिलाकर जो है पाकिस्तान बना। ठीक है, और अर्धरात्रि को पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, सत्ता जो है सौंप दिया गया। ठीक है, और भारत जो है देखिएगा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित हुई और जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष बने। और क्लियर चीजें, तो भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक, अब देखेंगे भारत के स्वतंत्र होते ही जो है देशी रियासतों का एकीकरण और विलीकरण की हम बात करते हैं। तो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले ही सरदार पटेल ने उस भारत में 1262 देशी रियासतों जो है वो भारतीय सीमा में थे। उनमें से 559 देशी रियासतों को 15 अगस्त 1947 से पहले ही सरदार पटेल जो है भारतीय संघ में उसका विलयन करा लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 562 देशी रियासतें जो है 559 देशी रियासतें जो है भारतीय संघ की प्रभुसत्ता के अधीन आ गई। और तीन रियासतें जो है जियो कश्मीर अक्टूबर 1947, जूनागढ़ और अक्टूबर 1948 और हैदराबाद जो है 1948 में जो है भारत के साथ विलय पत्र पर इसने घोषणा की। ठीक है, इस प्रकार कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद भी भारतीय संघ में मिल जाते हैं। देशी रियासतों के विलयकरण में सरदार पटेल की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरदार पटेल और बीबी मीनन को, इसलिए सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारा जो एक छूटा हुआ था भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का जो हम लोगों ने छोड़ के रखा था, देखते हैं। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन की हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटनाएं हम देख रहे हैं उसको हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं। इसमें देखेंगे 1947 में चापलेकर सॉरी 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में कुख्यात अधिकारी रैंड और आर्यस्ट की हत्या कर दी गई। ठीक है, रैंड और आर्यस्ट जो है वह असंवेदनशील शासक था और इस कारण जो है उसके जनता के प्रति उसकी असंवेदनशीलता थी और इसलिए उसने रैंड और आयस्ट की हत्या कर दिया गया है चापेकर बंधुओं द्वारा। ठीक है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां के लोग जो थे वो क्या करते थे, बम की नीति पर विश्वास करते थे। ठीक है, रूस की क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, और वह चाहते थे कि हम इसके द्वारा जो है अंग्रेजों को परेशान कर देंगे और अंग्रेज जो है भारत को छोड़ने के लिए वो विवश हो जाएंगे। इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी जो है गतिविधियों को अंजाम दिया। ठीक है, भारत में इनके योगदान को, आजादी के योगदान में इनको हम नहीं भुला सकते। इनका भी उतना ही बराबर का महत्व है जितना कांग्रेस का है। ठीक है, आंदोलन समिति जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्त समिति थी जिसमें पुतिन दास, वारिंद्र घोष, प्रमोद अरविंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसमें शामिल थे। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की जिसके अध्यक्ष जो है बीडी सावरकर थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, मुजफ्फरपुर का प्रिय एक चर्च था जिसका नाम था किंग फ्लोरिया जो है क्रांतिकारियों पर क्या करता था,
पर जो है बहुत कड़ा फैसला देता था। इसलिए खुदीराम बोस ने क्या किया, किंग्सफोर्ड के काफिले पर उन्होंने क्या किया, बगी पर बम फेंका, लेकिन वह बच जाता है। लेकिन इसके आरोप में खुदीराम बोस को क्या होता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। 1942 में जब दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हो रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया, और इसके जो अभियुक्त मतलब मेन षड्यंत्रकारी थे या क्रांतिकारी थे, वो रास बिहारी बोस थे, याद रखिएगा। अब आंदोलन का हम द्वितीय चरण की बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें समझेंगे हम द्वितीय चरण में 1913 की हम बात करते हैं। लाला हरदयाल और उनके साथियों ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, और इसके संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना, नेता भाई परमानंद, रहमत अली, बरकतुल्ला, इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, और विदेशों से जो है भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में यह हेल्प करते रहे। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना आती है 1914 का कामा गाटा मारू जो है जहाज की घटना। ठीक है, कामा गाटा मारू जो है एक शिप था, जिसको गुरुदत्त ने किराए पर लेकर के आए हैं। जापान से वह कनाडा पहुंचते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार ने बंदरगाह पर उतरने का मना कर दिया, और वहां को भारत से वो वापस आ जाता है। कलकत्ता के तट पर जो भारतीय जो उसमें सवार थे, उनके साथ अंग्रेज तो जो पुलिस अधिकारी उनके साथ झड़प होती है, जिसमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कामागाटामारू प्रकरण देखेंगे, यह जापानी जहाज था। ठीक है, जर्मनी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार महेंद्र प्रताप एवं बरकतुल्ला के प्रयासों से बनाई गई थी 1915 में। बाघा जतीन को जो क्रांतिकारी थे, जो उन्होंने बालासोर में पुलिस की गोलियों के वह शिकार हो जाते हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। ठीक है, आंदोलन का जो तीसरा चरण है हम बात करते हैं इसमें, तो 1924 में देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन होता है, और ये क्रांतिकारी गठन था, जिसके सदस्य जो है सान्याल जी, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इस संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके सदस्यों ने देखिए 1925 में काकोरी षड्यंत्र की, या काकोरी जो ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। ठीक है, जिसके मेन अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन आलम थे। ठीक है, ट्रेन डकैती किया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और यह पैसा जो है यह सरकारी खजाने के माध्यम से इनको मिल सकता था, जो ट्रेन के माध्यम से जाता था। तो उन्होंने काकोरी में क्या किया, ट्रेन को के खजाने लूटने की कोशिश की। ठीक है, लूटा। ठीक, 1936 में 26 में देखेंगे नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा किया जाता है। यह भी एक क्रांतिकारी संगठन था। बाद में इस क्रांतिकारी संगठन का नाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है। यह जो है HRA से मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन रहते हैं, सरदार चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के अलावा अन्य सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ये सभी तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो रह ही रहे हैं, उसके अलावा अन्य लोग भी इसके सदस्य बन जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अब क्या कहला रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट HRA ऐसे कहलाने लगा, क्योंकि नौजवान महासभा का भी इसमें विलय हो जाता है। ठीक है, 1928 में देखेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया, लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स वही था जिन्हें लाठीचार्ज किया था जब साइमन कमीशन के नारे लगा रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे लाला लाजपत राय जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 1932-29 में देखेंगे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इस बम का मुख्य था बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका गया। ठीक है, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि देश की जनता में यह एक भ्रम फैला हुआ था कि क्रांतिकारी क्या करते हैं, भले देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देकर स्वयं भाग जाते हैं, और उनके छानबीन के चक्कर में सरकार जो है आम जनता को परेशान करती है। ठीक है, इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, केंद्रीय सभा में क्या हो रहा है, बम फेंका, दूसरा बहरों को सुनाने के लिए, दूसरा भारतीयों में अपना मैसेज देने के लिए कि नई क्रांतिकारी जो है आपको कष्ट नहीं देना चाहती है, वो अब आप लोगों को इस माध्यम से जागृत करना चाहते हैं, और और देश के स्वतंत्रता के लिए वो हर प्रकार का बलिदान देने के लिए सक्षम है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है देखेंगे, बटुकेश्वर दास और भगत सिंह को सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके साथियों को सभी को जेल में डाल दिया जाता है। और वहीं पे जेल में क्या किया, जेल की सुविधाओं जो असुविधा थी उसके अगेंस्ट में भगत सिंह के द्वारा हड़ताल कर दिया जाता है, उनके साथियों के द्वारा। उन्हीं में से एक साथी थे जतीन दास, जिनको जो है 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके मास्टर जो है सूर्यसेन थे, और उन्होंने क्या किया, चिटगांव जो शस्त्रागार को लूटा, और
उनके साथियों में शामिल थे कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाड़ेदार भी शामिल थी। और शस्त्रागार में शस्त्र लूट कर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। बाद में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। 1931 में अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ के साथ चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है 27 फरवरी 1931 को। ठीक है। और 29 मार्च 1931 को बटुकेश्वर दास सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या का आरोप पर केस चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। इस प्रकार भारत में जो देखेंगे, हम क्रांतिकारी गतिविधियों को 3 फेज के माध्यम से आप लोगों के लिए लाया हूँ और इसके माध्यम से आप सारे फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्लियर चीज है ये हो गया। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू जो है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो ये एमसीक्यू में जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। सम्मिलित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक। तो इसमें है साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट की वापसी और क्रिप्स मिशन। ये संबंधित वायसराय के नाम दिए हैं, तो आपको इसमें से कॉलम मैच करके बनाना है। ठीक है। साइमन कमीशन नियुक्ति होती है 1927 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देखेंगे। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए इसको, आंसर को। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए होगा। ठीक है। जरूर देखिएगा। कौन, ये क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका होगा आंसर होगा ए। ठीक है। आप लोग पढ़िए, चीजों को देखते रहिए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1935, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1900, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको मालूम है 1925 में होती है, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1935 में होती है। यह क्वेश्चन सही है। ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन जो ये है कि ब्रिटिश सरकार जब ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता चाहते थे, क्या चाहते थे? कैबिनेट मिशन जो भारत आया ब्रिटिश सरकार ने जब भेजा, तो क्या चाहते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अंदर राज्य और देशी रियासतों का एक संघ बनाया जाए। ठीक है। क्या चाहते थे बताएंगे इसको। दूसरा, देशी रियासतों को क्षेत्रीय संघों का गठन किया जाए। तीसरा, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, विदेशी मामले, संचार, रक्षा विषय संघ पर नियंत्रण हो। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से एक दो तो सही है, तीन सही नहीं लगता, चार सही लगता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है एक, दो और तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? सी होगा। इस हिसाब से आप मौलिकता बनाते हैं, आप लोगों की ही, जैसे आप लोग कैसे सोचना है उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे। जब ये परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की सफलता का सबसे प्रमुख कारण किसे माना जा सकता है? भारतीयों में आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा की भावना का तेजी से विकास होता है, सामाजिक निषेध और अन्य कुरीतियों का समाप्त होना, कविता, राष्ट्रीयता, पत्रकारिता का क्षेत्र, नई चेतना विकास होना, यूरोप में भारतीय सम्मान की मांग में वृद्धि। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा बताएंगे? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में क्या होगा आंसर इसका? हम्म। इसका आंसर होगा स्टूडेंट ये सही है, और इसका ये भी सही है। तो एक और तीन, मतलब इसका आंसर होगा डी होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन है देखिएगा, सी राजगोपालाचारी योजना, सी आर फार्मूला जो बताया था ना आपको, उसका उद्देश्य क्या था? तो सी आर फार्मूला का उद्देश्य क्या था बताएंगे? क्या स्वतंत्रता संघर्ष में मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करना, अंतरिम सरकार की स्थापना में मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करना, विभाजन की मांग का उचित हल बताना, स्वतंत्रता के उपरांत गठित होने वाली सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का उचित प्रतिनिधित्व निर्धारित करना। ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यह एक दो तीन ही है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। क्रांति, कई क्वेश्चंस हैं। क्रांतिकारी आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जनता में क्रांतिकारी विचारों को पैदा करना था। क्रांतिकारी आतंकवादी जनता को प्रभावित करने में सफल रहे। क्रांतिकारी आतंकवादियों गतिविधियां केवल भारत तक सीमित रही। इनके गुट की सहायता से सही कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो क्या था बताइए इसका आंसर? इसका आंसर जो है ये होगा। क्रांतिकारी गतिविधियां तो भारत से बाहर भी चल रही थी ना, तो इसका आंसर वन एंड टू होगा।
क्रांतिकारी आंदोलन चले, लेकिन भारत की जनता को उतना प्रभावित करने में क्या रहे, असफल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंसा को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका आंसर एक और दो होगा, ठीक है। अब देखेंगे 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सक्रियता से बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, क्योंकि देखेंगे चारों ऑप्शन पढ़िए इसको, तो 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को। वे चाहते थे कि अनुचित तरीके से भू राजस्व में वृद्धि की गई वृद्धि को पहले वापस लिया जाए। वे चाहते थे कि जमींदार भू राजस्व किसानों का शोषण बंद कर दे। वे चाहते थे कि किसानों श्रमिकों को पूरी मिले। वे भ्रष्ट अधिकारियों को, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? सवाल सही लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर चीज है ये। इस प्रकार जो है आज आप लोगों का जो क्लास है 1923 से लेकर 1947 तक हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी एक्सपेक्ट जो है वह कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल के साथ हमने पढ़ा। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन जो है इतिहास से रिलेटेड आपकी पीएससी प्री यूपीएससी प्री में आएंगे, आप लोग बना सकते हैं। और इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको क्या होगा, इतिहास जो है वो रट जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास को में बने रहें, वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा कोड जो है UCM10 है, ठीक है। और अगली क्लास को आप जरूर देखें, जब भी मैं लाता हूँ। मेरा कोड UCM10 है, योगेश्वर मिश्रा, ठीक है।